एन आज 22 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल जीएस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला न्यूज है कि 8 अपोजिशन एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया है राज्यसभा में। एक्चुअली राज्यसभा में ये जो फार्म बिल मोदी सरकार ने पास करवाया है तो उसी का विरोध कर रहे थे। वो विरोध करते हुए उन्होंने कुछ अनरूली बिहेवियर दिखाया, तो इसी को आधार बनाते हुए वहां का राज्यसभा के सभापति ने 8 एमपीज को सस्पेंड कर दिया राज्यसभा से। तो ये तो न्यूज हो गया। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि एम वेंकैया नायडू हैं अभी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से गलत कौन सा है? तो राज्यसभा में 250 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। दूसरा है कि 238 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब तीसरा है कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 साल का है। इसमें से फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 साल नहीं 6 साल का होता है। और बाकी 3 सही है कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं और उसमें से 238 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में, जैसे कला, विज्ञान या किसी विशेष क्षेत्र में एक महान विभूति जिनकी अच्छी उपलब्धियां रही है, तो उनको आधार बनाते हुए राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत राज्यसभा में करते हैं। तो राज्यसभा के संबंध में इतनी चीज आपको याद रखना चाहिए। 250 सदस्य ज्यादा हो सकते हैं, 238 सदस्य राज्यों से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। आज का अगला न्यूज है कि गवर्नमेंट ने 6 फसलों का एमएसपी घोषित किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये रिलेवेंस इसलिए हो जाता है कि आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल पास हुआ है, तो बिल जिसका कि अपोजिशन पार्टी विरोध कर रही है, तो वो ये एलिगेशन, ये आरोप लगा रही है कि सरकार एमएसपी का जो मैकेनिज्म है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये खत्म कर रही है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेकेदार वाली जो फार्मिंग होगी, वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो इसी बीच में मोदी सरकार ने 6 फसलों का एमएसपी घोषित किया है। उसमें से गेहूं का भी एमएसपी 2.6% बढ़ाकर अभी प्रति क्विंटल 1975 रुपया कर दिया गया है। तो ये तो न्यूज हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में फसल के मौसम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मतलब क्रॉपिंग जो सीजन होता है इंडिया में, जो फसल के सीजन होते हैं, कितने तरह के फसल के सीजन होते हैं? क्रॉपिंग सीजन। तो भारत में 3 फसल का मौसम होता है। क्रॉपिंग सीजन 3 होता है, रबी, खरीफ और जायद। रबी सीजन नवंबर से शुरू होकर अप्रैल या मई में खत्म होता है और उसका मुख्य फसल गेहूं है। खरीफ सीजन जून से शुरू होकर अक्टूबर में खत्म होता है, उसका मुख्य फसल धान है। और जैद सीजन मार्च से शुरू होता है और जून में खत्म होता है, जैसे ककड़ी उसका मुख्य फसल है। तो भारत, ये सभी सही है, ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंडिया के जो क्रॉपिंग सीजन है, जो फसल के सीजन कितने हैं, तो रबी, खरीफ और जायद। रबी का सीजन कहाँ से कहाँ शुरू होता है? तो नवंबर से शुरू होके अप्रैल में खत्म होता है, इसमें गेहूं। और गेहूं से के सीजन में जो जो फसल आते हैं वो सब रबी फसल कहलाएंगे। और खरीफ सीजन जून से शुरू होगा, अक्टूबर में खत्म होता है, जैसे धान। और धान के साथ साथ जो भी फसल उगाए जाएंगे वो सब खरीफ फसल कहलाएंगे। एक जैद सीजन होता है जो कि मार्च से शुरू होता है और जून में खत्म हो जाता है, गर्मी में ही खत्म हो जाता है। तो इससे ककड़ी वगैरह ये सब जो है जैद सीजन के फल, जैद सीजन के क्रॉप्स कहे जाते हैं। अगला न्यूज है कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट, जो सीए के कानून के विरोध में जो शाहीबाग, दिल्ली के शाहीन बाग एरिया में महिलाओं द्वारा और अन्य लोगों द्वारा जो धरना दिया जा रहा था बीच रोड पे बैठ के, तो उसी से संबंधित केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बतलाया है कि राइट टू प्रोटेस्ट तो सही है, विरोध करना एक लोगों का अपना एक मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। लेकिन साथ में साथ जो मूवमेंट ऑफ पब्लिक है, लोगों के आवाजाही का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने राइट टू प्रोटेस्ट के
अधिकार का उपयोग करते समय। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है। तो यह एक दोनों के बीच का रास्ता है कि राइट टू प्रोटेस्ट जो विरोध करने का अधिकार है और दूसरे लोगों के जो आवागमन की जो सुविधाएं हैं, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्ण विरोध की गारंटी देता है? तो है संविधान का अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार, जो कि 12 से लेकर 35 के बीच में, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान में, संविधान के पार्ट 3। ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना। तो उसी के 19 संविधान के अनुच्छेद 19 में शांतिपूर्ण विरोध की गारंटी दी गई है, राइट टू प्रोटेस्ट। आज का अगला जो न्यूज है कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, और उसकी जो क्वेरी आ रहे हैं कि आरटीआई के अधीन गवर्नमेंट की किसी भी सूचना को आप ले सकते हो, तो उसके कई अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज, जो कि रिस्पॉन्स होना नहीं चाहिए, इस तरह के रिस्पॉन्स लोगों को गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा दिए जाते हैं। तो यह एक सर्वे में पता चला है। तो आरटीआई एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है और कई बार न्यूज में आता रहता है। तो इसके बारे में कुछ बातें पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? कई बार यह बेसिक क्वेश्चन है। तो यह 2005 में पारित किया गया था। आज का अगला न्यूज है कि भारतीय वायुसेना में अभी हाल फिलहाल में राफेल फाइटर जेट शामिल किया गया है, जो कि फ्रांस से लाया गया है। तो इस फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक अलग से स्क्वाड्रन बनाया है। तो उसका स्क्वाड्रन का क्या नाम है? तो उस स्क्वाड्रन का नाम है गोल्डन एरो। गोल्डन एरो नाम से स्क्वाड्रन बनाया गया है, उसमें राफेल जेट का संचालन किया जाएगा। आज का अगला न्यूज है कि अभी हाल फिलहाल में 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है यूएनओ का। यूएनओ का स्थापना 1945 में हुआ था। तो अभी 2020 में ये 75वां जो एनिवर्सरी इसका मनाया जा रहा है, फाउंडेशन एनिवर्सरी। तो इसी में अलग अलग देश के जो नेता हैं वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अपने अपने बयान दे रहे हैं, जो कि आज भारतीय प्रधानमंत्री का ये बयान आज आने वाला है। तो उसी से रिलेटेड है कि सुरक्षा चार्टर पर हस्ताक्षर और सरकार स्मारक घोषणा को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने में अपने संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने यह प्रशंसा की है और कहा कि संस्था को बड़े सुधारों के बिना इसमें विश्वास के संकट का सामना करना पड़ेगा। यह स्टेटमेंट है। तो इसी से रिलेटेड है कि हर साल यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को हर साल यूएन डे मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ था। तो 24 अक्टूबर को प्रत्येक साल यूएनओ दिवस मनाया जाता है और उसी का एक एनिवर्सरी 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। तो उसी में प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट है कि जब तक यह इसके सुधार नहीं किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र में कुछ संगठनात्मक सुधार नहीं किए जाते हैं, तब तक विश्वास का संकट इस पे रहेगा। आज का अगला न्यूज है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने लाइफ और जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं उनको वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करने का अनुमति दे दी है। वीवीआईपी, वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। एक्चुअली केवाईसी जो नॉर्म्स होता है, नो योर कस्टमर्स, मतलब अपने कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन करना, उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है। लेकिन कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है, इसकी वजह से फिजिकल वेरिफिकेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए वीवीआईपी की अनुमति दी गई है, वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, आईआरडीए के द्वारा। आईआरडीए जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं सबको रेगुलेट करती है। तो अब आईआरडीए के संबंध में विकल्प बताना है आपको। तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसके वर्तमान प्रमुख सुभाष चंद्र खुंटिया है। इसका गठन 1999 में हुआ था। आज का अगला न्यूज है कि प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया अभी, कि यूएन विल फेस क्राइसिस विदाउट रिफॉर्म्स। एक्चुअली यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था, उस समय 5 सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स बनाए गए थे। इन 5 को वीटो पावर दिया हुआ है। तो अभी
प्रधानमंत्री मोदी और वर्ल्ड के कई ऐसे विकासशील देश के जो नेता हैं उनका कहना है कि अभी उस समय का वर्ल्ड और अभी के वर्ल्ड में काफ़ी डिफरेंस है, तो इनको एक सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंशन करके 5 अस्थायी सदस्य के बजाय और अस्थायी सदस्य की संख्या बढ़ाया जाए और भारत और ऐसे कुछ विकासशील देशों को भी शामिल किया जाए ताकि वर्ल्ड की पूरी रिप्रेजेंटेशन यूएन में हुआ हो, तभी यह एक वर्ल्ड वाइड संस्था के रूप में अच्छी तरह से काम कर पाएगा। तो इसी रिफॉर्म्स के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहा गया है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन से नहीं है, ये जो विकल्प दिए हुए हैं। तो इसमें से जापान अस्थायी सदस्य नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद का, उसमें 5 हैं। तो 5 में फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और एक हो गया यूनाइटेड किंगडम और एक यूएसए, संयुक्त अरब अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रसिया, ये 5 सदस्य हो गए। यूके, यूएसए, रसिया, चाइना और फ्रांस, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। 5 अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब इंडिया भी अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया है कि 2021 से 2023 के बीच में इंडिया अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के लिए चुना गया है। अभी एक और न्यूज है कि आर्मी चीफ ने एक रिपोर्ट मांगा है साउदर्न वेस्टर्न कमांड से। जो इंडियन आर्मी के साउदर्न वेस्टर्न कमांड में कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और रिपोर्टिंग के बारे में कुछ डिस्प्यूट हुआ है। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने आर्मी चीफ जो मनोज मुकुंद नरवणे जो इंडियन आर्मी के भी वर्तमान चीफ हैं, उन्होंने इस जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट मांगा है। तो अभी ये तो आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे हैं, तो इससे रिलेटेड है कि इंडियन आर्मी में कितने कमांड है, भारतीय सेना में कितने कमांड है। एक्चुअली इंडियन आर्मी अलग अलग कमांड, देश के अलग अलग क्षेत्र में अलग कमांड बनाकर और उसके कुछ एरिया को डिफेंड करने का दायित्व दिया गया है। तो वो कितने कमांड है, तो इंडियन आर्मी में अभी 7 कमांड है। आज का अगला न्यूज खेल से है कि टूर डी फ्रांस, एक साइकिलिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता होती है टूर डी फ्रांस, उसके विजेता कौन रहे हैं, तादेज पोगाकर इस वर्ष के टूर डी फ्रांस के विजेता रहे हैं। ये तो करंट इवेंट के न्यूज हो गए। इससे रिलेटेड ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, टूर डी फ्रांस 3400 किलोमीटर, दुनिया का सबसे लंबा साइकिलिंग दौड़ में से एक टूर डी फ्रांस है, 3400 किलोमीटर का है। वो एक शहर नाइस शहर से शुरू होता है और किस शहर तक जाता है, तो ये पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आकर खत्म होता है। तो नाइस नामक एक शहर से शुरू होकर पेरिस में खत्म होता है और इन दोनों के बीच के पूरे टूर का डिस्टेंस 3400 किलोमीटर होता है। तो इस साइकिलिंग रेस के विजेता तादेज पोगाकार इस वर्ष के विजेता हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इस तरह से करंट इवेंट्स ये आंसर दिए हुए हैं और इससे रिलेटेड ट्रेडिशनल क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।